फरवरी 1891 में अखबारों में ओइजा बोर्ड को लेकर कुछ विज्ञापन छपे थे। ओइजा द वंडरफुल टॉकिंग बोर्ड। पिट्सबर्ग में एक ऐसे खिलौने की धूम मच चुकी थी जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अद्भुत सटीकता के साथ सवालों के जवाब देता था और सभी वर्गों के लिए कभी न खत्म होने वाला मनोरंजन और मन बहलाने का वादा भी करता था। न्यूयॉर्क के एक अन्य समाचार पत्र में इसे रोचक और रहस्यमय घोषित किया गया और इसकी गवाही दी गई और इसका पेटेंट भी करवा लिया गया। मगर तब तक किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये एक सामान्य खिलौना कितना खौफनाक रूप लेने वाला था। आने वाले समय में वियर बोर्ड एक ऐसे मीडियम का कार्य करने वाला था जिससे लोग मरे हुए लोगों से संपर्क स्थापित करने में सफल होने वाले थे, या फिर कहे कि ऐसा करने का दावा करने वाले थे। वियर बोर्ड कैसा दिखता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस खेल को खेलने की विधि यही थी कि एक से अधिक लोग इस बोर्ड के आसपास घेरा बना के बैठ जाएंगे और उसके बाद अपने मन में जो भी सवाल आए वो सवाल पूछेंगे और उसके बाद प्लानचेट अपने आप उन शब्दों पर जाके जवाब बताएगा। अपने मृत जनों और भूत प्रेतों से बात करने की, उनसे एक और बार मिलने की कसक तो कभी ना कभी सभी में होती ही है, और जाने अनजाने में वियर बोर्ड को भी उसी लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी ने भी इसका इस्तेमाल किया था जब उनके बेटे की 12 साल की उम्र में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। वियर बोर्ड कैसे काम करता है और इसके पीछे की कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, मगर आज मैं आप लोगों को वियर बोर्ड से जुड़ी 3 खौफनाक सच्ची कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों के पास अपनी अलमारी में धूल जमा खाते ओइजा बोर्ड पड़े रहते हैं। अधिकांश ने शायद कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया हो। मुझे ओइजा बोर्ड के बारे में तब पता चला जब मैं 16 साल का था। जब मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या हमारे घर में भी कोई बोर्ड है, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि हाँ, उनके पास अलमारी में कहीं बोर्ड गेम के साथ एक बोर्ड है। यह अलमारी कपड़े धोने के कमरे के पास बेसमेंट में थी, एक छोटी सी अलमारी जिसमें मेरे माता पिता की पुरानी चीजें भरी हुई थी। मैं ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक था क्योंकि मैं थोड़ा अंधविश्वासी था। मैंने अपनी माँ से अलमारी को खंगालने में मदद ली ताकि वह जिस तरह से सब कुछ व्यवस्थित करती थी उसको और अलमारी की साफ सफाई को नुकसान न पहुंचाए। और उन्हें आखिरकार यह पुराना धूल भरा डिब्बा मिल गया जिस पर बस ओइजा लिखा था और 2 हाथों से बोर्ड के चारों ओर घूमने वाले टुकड़े को पकड़े हुए एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसे प्लेचेट कहा जाता है। बॉक्स किनारों से टूट रहा था। हालांकि मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने इसे केवल 2 बार इस्तेमाल किया था। सबसे पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों को मैसेज भेजा कि वे उस वीकेंड मेरे घर आए और हम साथ में ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करें। इस वीकेंड मैं घर पर अकेले रहने वाला था तो माहौल और भी डरावना होने वाला था। मेरा दोस्त लियाम, जो 17 साल का था, के पास कार थी, इसलिए उसने मेरे दोस्त जैक को उठाया और वे तुरंत आ गए। रात के लगभग 9 बज रहे थे। जाहिर तौर पर बाहर अंधेरा था और मेरे माता पिता 2 रातों के लिए बाहर गए हुए थे। मेरा छोटा भाई एडम, जो मुझसे 2 साल छोटा था, भी घर पर था, इसलिए मैंने उसे भी शामिल होने के लिए कहा। हम लॉफ्ट में फर्श पर खेलने वाले थे जिसे मेरे बेडरूम में बदल दिया गया था। हमने लाइट बंद कर दी, फिर एक टॉर्च चालू की और उसे कमरे के कोने में फर्श पर रख दिया। बोर्ड की ओर इशारा किया। हम चारों बोर्ड के एक तरफ बैठ गए, प्लेंचे को पकड़ा और सवाल पूछने लगे। हम में से किसी ने भी पहले ऐसा नहीं किया था, इसलिए हमने कुछ शुरुआती सवाल पूछे। मैंने कहा, अगर कोई है तो प्लेंचे को हिलाओ। वो हाँ शब्द की ओर आगे बढ़ा। एडम ने पूछा, जेड तुम कितने साल के हो? और प्लेंचे 6 से 7 पर चला गया। हमने एक दूसरे को देखा और जबकि मुझे संदेह था कि उनमें से कोई इसे हिला रहा था और मुझे यकीन है कि दूसरों ने भी ऐसा किया था, हम सभी ने खेलना जारी रखा। हमने बारी बारी से सवाल पूछे। आखिरकार मैंने बोर्ड से पूछा, क्या तुम एक डेमन हो? और प्लेंचे हाँ शब्द पर चला गया। इस बात पर हम सभी हंसे और फिर घेरे को तोड़ दिया, ये जानते हुए कि हम में से कोई मजाक कर रहा था। उस पर टॉर्च बंद हो गई और हम सभी ने हंसना बंद कर दिया और वास्तव में डर गए। ये किसने किया? हमें थोड़ा यकीन था कि हम में से कोई नहीं था। टॉर्च कोने में रखी थी। मैंने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, मगर वो दोबारा चालू नहीं हुआ। मैंने अपने बिस्तर के पास का लैंप जलाया और अपने दोस्तों और भाई के चेहरे पर घबराहट के भाव देखे। टॉर्च को भी बंद होने के लिए भी यही समय मिला था, मैंने सोचा। लेकिन साथ ही मन में एक कोना ये भी मानता था कि यह संयोग नहीं था। हमने उस पल के बाद खेलना बंद कर दिया। हम अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के पीछे चले गए क्योंकि हम सभी उस पल घर में होने से डरे हुए थे। हालांकि मुझे उस रात उसी कमरे में सोना था। जब मेरे दोस्त चले गए और एडम आखिरकार सो गया तो मुझे पता था कि मुझे भी सोना है। मैंने ओइजा बोर्ड को वापस बॉक्स में रख दिया और अपने कमरे से नीचे ले आया। मुझे उस रात उसी कमरे में सोना अजीब लगा। जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मैंने तुरंत सोने की कोशिश की, बजाय इसके कि मैं अपने फोन पर 1 घंटे या जो भी मैं आमतौर पर करता हूँ बैठूं। मैं आखिरकार आधी नींद की अवस्था में जाने ही वाला था कि मेरी अलमारी में कुछ गिर गया।
मैं तुरंत उठा और अलमारी के दरवाजे की ओर देखा। मैंने बेड साइड लैंप जलाया और अलमारी की ओर चला गया। यह एक छोटी सी वॉक-इन अलमारी थी जहां मैंने अपने कुछ कपड़े रखे थे। अलमारी के बाहर एक लाइट स्विच था जिससे अंदर एक लाइट बल्ब जलता है। मैंने उसे दबाया और दरवाजे के नीचे की दरार में देखा। दरवाजे के दूसरी तरफ पैरों की 2 परछाइयां दिख रही थी। जैसे ही मैंने ये देखा, मैं चीखने लगा। एडम अपने कमरे से भाग के आया। मैंने उसे बताया कि मैंने अभी क्या देखा था और उसे दिखाने के लिए अपने कमरे में ले गया। जब वह मेरे कमरे में आया तो अलमारी में रोशनी अभी भी जल रही थी, लेकिन दरवाजे के नीचे की परछाइयां अब वहां नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और अलमारी में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ था। एक लकड़ी का बक्सा जिसे मैंने बचपन की यादगार चीजों को रखने के लिए आर्ट और क्राफ्ट में बनाया था। वो किसी तरह गिर गया था और इसका सामान फर्श पर फैल गया था, मगर वो एकदम कोने में रखा और उसके गिरने का कोई सवाल ही नहीं था। वो कैसे गिरा ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं उस रात अपने माता पिता के बिस्तर पर सोया और अगली रात और उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं खाली बेडरूम में सोया। आखिरकार मैंने फिर से अपने बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तब से एक भी बार ओइजा बोर्ड नहीं छुआ है। मैंने 20 साल की उम्र तक कभी भी ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। इन सब चीजों में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त जॉर्ज एक लड़की के साथ डेट कर रहा था जो इस तरह की चीजों में रुचि रखती थी। उसका नाम मैंडी था। उसे हॉरर मूवीज और हॉन्टेड जगहों पर जाना अच्छा लगता था। एक दिन उसने मुझे और उसके दोस्त को लगभग आधे घंटे की ड्राइव दूर एक हॉन्टेड हाउस में इनवाइट किया। मैं जाने को तैयार नहीं था, मगर मेरे दोस्त ने मुझे जाने के लिए लालच की। उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त बहुत सुंदर है। उस रात मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि क्यों नहीं, हम देर रात वहां चले गए। जॉर्ज ने मुझे रात 11 बजे के आसपास पहले उठाया और फिर हम पास स्थित पार्क से दोनों लड़कियों को कार में पिक किया और फिर उस जगह की ओर बढ़े। मैं मैंडी से एक बार पहले ही मिल चुका था, लेकिन उसकी दोस्त से नहीं। उसकी दोस्त काली के बाल लाल थे, नाक में अंगूठी थी और उसके दाहिने हाथ पर एक आस्तीन थी। मैंडी पहले भी इस घर में आ चुकी थी और उसने कहा कि ये बहुत हॉन्टेड जगह थी। जब उसने ये कहा तो मैं थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि मैं ईमानदारी से खुद पर हंसा था। मैं खुद अलौकिक चीजों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए मुझे ये थोड़ा मजाक की तरह लगा। मैंडी अपने साथ एक बड़ा बैग लेकर आई थी, इसलिए ड्राइव के दौरान मैंने पूछा कि अंदर क्या है, और फिर उसने एक बॉक्स निकला, एक ओइजा बोर्ड बॉक्स, और फिर मोमबत्ती निकाला। तब जॉर्ज ने कहा, तुमने इस बारे में तो कुछ नहीं बताया था। जाहिर तौर पर जॉर्ज को भी पता नहीं था कि हम वहां पर पिया बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले थे। मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैं वहां रोमांच के लिए गया था। मैंडी ने जॉर्ज को बताया कि गाड़ी कहाँ पार्क करना है। जब हम पास पहुंचे तो वहां एक बहुत ही अंधेरी गली थी जिसमें कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। एक तरफ खुला मैदान था और दूसरी तरफ पेड़ थे। घर का ड्राइववे बंद था, इसलिए हमें वहां से पैदल चलना पड़ा। हम कुछ जंगलों से होकर चले जो हमें घर के पिछवाड़े में ले गए। वहां से मैंडी हमें पिछली खिड़की तक ले गई जिससे वह पिछली बार चढ़ी थी। वो थोड़ा ऊंचा था, इसलिए हमें उनकी की मदद करनी पड़ी और फिर हम खुद ही चढ़ गए। हम घर के चारों ओर थोड़ा घूमे। सारा फर्नीचर अभी भी अंदर था, लेकिन सब कुछ टूटा फूटा था। शायद दशकों से इसमें कोई नहीं रहा था। मैं आसानी से नहीं डरता हूँ, मगर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। चरमराते फर्श पर हमारे कदमों के अलावा वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। दीवार पर लोगों की कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थी। ऐसा लग रहा था कि ये 50 के दशक में खींचे गए थे, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि यह घर कितना पुराना है और इसके पीछे क्या कहानी है। सबसे अधिक संभावना थी कि वहां रहने वालों की मृत्यु हो गई थी और अब घर पर दावा करने वाला कोई परिवार नहीं बचा। मैंडी ने फर्श पर बोर्ड लगाया और उसने 2 मोमबत्तियां जलाईं। साफ पता चल रहा था उसने ये काम पहले भी किया था। उसने सवालों को पूछना शुरू किया और पहले कुछ प्रश्नों के दौरान प्लेनचेट का टुकड़ा नहीं हिला। आखिरकार मैंडी के कुछ सवाल पूछने के बाद प्लेनचेट ने हेलो बोलकर जवाब दिया। मैं वहां से उठ गया और जॉर्ज की ओर देखा, जिसने मुझे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो दोनों लड़कियां सीरियस थी और उन्होंने कहा, हंसना बंद करो। उनकी बात का सम्मान रखते हुए मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीर चेहरा बना लिया। मैंडी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्लेनचेट बोर्ड पर धीरे धीरे घूमकर ग्रेगरी नाम लिखने लगा। फिर उसने पूछा, तुम कितने समय से मर चुके हो? वो घूमकर 30 साल लिखने लगा। मुझे एक पल के लिए भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैं जानता था कि मैंडी या काली ऐसा कर रही है। ये कुछ समय तक चलता रहा और हम साथ साथ खेलते रहे जब तक कि घर के ऊपर से एक जोरदार धमाका नहीं हुआ। हम सब उछल पड़े और प्लेनचेट को छोड़ दिया। जॉर्ज ने कहा, क्या कोई बाहर है? मैंडी ने जोर देकर कहा कि यह ग्रेगरी हो सकता है। मैंडी और काली ने अपने हाथ वापस प्लेनचेट पर रखे और ग्रेगरी से पूछा, क्या तुमने वह आवाज की? जॉर्ज और मैंने उसे रोका और कहा कि हमें वहां से चले जाना चाहिए।
उसी बीच प्लेचेट हाँ शब्द पर चला गया। इस पल में जॉर्ज और मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों लड़कियां हमारे साथ मजाक कर रही थीं और उनके साथ ऊपर कोई है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमने ऊपर किसी के चलने की आहट सुनी। जॉर्ज और मैंने ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कोई हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था। मैंडी और उसकी दोस्त ने कहा कि नहीं, वापस नीचे आ जाओ। हम उन चरमराती सीढ़ियों से ऊपर गए और पहला दरवाजा खुला देखा। वो एक बेडरूम था। कमरे में फर्नीचर और हर चीज बेहद खराब थी और फिर कमरे के कोने में एक दरवाजा था जो संभवतः एक अलमारी थी। वो दरवाजा खुला हुआ था और हमने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा कि हमने अलमारी से कोई आवाज आती सुनी थी। मैंने उसे चुप रहने के लिए कहने के लिए अपनी उंगली होठों पर रखी। जब हमने दरवाजे के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। हम जल्दी से नीचे की ओर भागे। उम्मीद थी कि मैंडी और उसकी दोस्त अभी भी लिविंग रूम में होंगी, लेकिन वे जा चुकी थी। मोमबत्तियां, ओइजा बोर्ड, सब कुछ वहां था। अब घर में बस अंधेरा था। हमने उन्हें चुपके से बाहर निकलते हुए भी नहीं सुना। हम जल्दी से फिर से खिड़की से बाहर निकले और कार की ओर भागे। जॉर्ज ने मैंडी के फोन पर कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह सीधे वॉइसमेल पर चला गया। उसने उसे ब्लॉक कर दिया। वे भी कहीं नहीं मिले। हम सीधे कार में गए और घर चले गए। जॉर्ज ने उस लड़की से फिर कभी संपर्क नहीं किया। वह उसके साथ सिर्फ 2 बार ही घूमा था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ रहती है या कुछ और। हमें यही लगा कि वे किसी तरह हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी और ऊपर मौजूद कोई उनका आदमी था। ये भी संभव है कि वे कभी घर से बाहर निकली ही नहीं और वे अंदर कहीं छिपी थी। अक्टूबर 2015 में जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तब मुझे भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी जागी थी। मैं हर डरावनी और भूत ही चीजों को देखता सुनता रहता था। हैलोवीन आने वाला था। मैं वियर बोर्ड और लोगों के उनके अनुभवों के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां भी पढ़ रहा था। मेरी उत्सुकता बढ़ गई, इसलिए मैंने अमेज़न से एक वियर बोर्ड मंगवाया। जब यह आया तो मैंने उस रात का इंतजार किया जब हमारे माता पिता घर पर न हो। मैंने अपनी छोटी बहन को मेरे साथ इसे आजमाने के लिए मना लिया। हम डाइनिंग रूम की टेबल पर थे। लाइटें कम थीं। हम दोनों प्लांचेट पकड़े हुए थे। मैंने बोर्ड से कुछ सवाल पूछे और मेरी बहन और मैं दोनों हंसे क्योंकि यह थोड़ा अजीब और मजेदार था। मैंने अपनी बहन को डराने की कोशिश करते हुए बोर्ड को इधर उधर करना शुरू किया, लेकिन वह जानती थी कि यह मैं ही कर रहा हूँ। ऐसा करने के कुछ मिनट बाद हम उड़ने लगे और मेरी बहन रुकना चाहती थी। मैंने कहा, चलो कुछ और मिनट के लिए कोशिश करते हैं। कुछ और समय तक प्लांचे को यूं ही हिलाते हिलाते हमने हार मान ली। मेरी बहन अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ऑनलाइन वियर बोर्ड की और भी कहानियां देखी और लोगों के उनके साथ अनुभव पढ़ना जारी रखा। फिर मैंने सोचा कि हमारे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ। दूसरे कई लोगों ने कहा था कि वियर बोर्ड का पहली बार इस्तेमाल करने पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस रात लगभग 1 बजे फिर से कोशिश करूंगा, जब मेरी बहन पहले से ही सो चुकी थी। मैं वापस डाइनिंग रूम में गया और फिर से लाइटें कम कर दी। मैंने एक बार फिर से ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश की और पहले की तरह सवाल पूछे। मैंने अपनी बहन को न जगाने के लिए धीमी आवाज में बात की। मैंने दोनों हाथों से प्लांचे को पकड़ रखा था। उसके हिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह कभी नहीं हिला। इसके बजाय मैंने ऊपर से आवाजें सुनी, जैसे कि किसी के नरम कदमों की आवाज। यह मेरी बहन हो सकती थी। उसने मुझे यहाँ नीचे से सुना होगा। कदमों के बाद एक दबी हुई महिला की आवाज आई, जो मेरी बहन की आवाज जैसी नहीं लग रही थी। आवाज सीधे मेरे ऊपर से आ रही थी। डाइनिंग रूम के ऊपर वाला कमरा हमारे बड़े भाई का कमरा था, जो कॉलेज गया हुआ था। मेरी बहन वहां नहीं होगी। मैं चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर गया और जैसे जैसे मैं अपने भाई के कमरे के करीब पहुंचा, आवाज तेज होती गई। ये कमरे के अंदर से आ रही थी। मुझे उत्सुकता थी कि क्या मेरी बहन मेरे साथ मजाक कर रही है, मुझे डराने के लिए अपनी आवाज धीमी कर रही है। मैं दरवाजे तक पहुंचा, अपना कान उसके पास लगाया और एक बूढ़ी महिला की आवाज सुनी। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी बहन ऐसी आवाज कैसे निकाल सकती है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि आवाज बार बार कह रही थी, दादी यहाँ है, जॉर्जी। ये मेरी मृत दादी की आवाज थी। मेरे शरीर के हर बाल खड़े हो गए। मैंने दरवाजा खोला और लाइट जलाई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई थी। मैं अपने कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया और ताला लगाया और कंबल के नीचे दुबक गया। डर के कारण मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। ये सब कुछ कल्पना करना बहुत मुश्किल था। जब मैं शांत हुआ तो मैंने सोने की कोशिश करने से पहले एक प्रार्थना की, लेकिन मैं पूरी रात जागता रहा। 8 साल बाद भी मुझे वो रात अच्छी तरह याद है।